हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए लीगल रीजनिंग। बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक रूल्स ऑफ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लीगल रीजनिंग। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स, जी हाँ, लास्ट सेशन के बाद में काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे आंसर्स किए, बट कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सर बहुत ज्यादा हमें लॉ अगर नहीं भी पढ़ रखा है, अगर हमने लॉ नहीं पढ़ रखा और हमारे सामने लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो सर हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली यहां आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं। इन रूल्स को बहुत ध्यान सुनेगा क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन रूल्स के हेल्प से आप लीगल रीजनिंग के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग उसे खुद भी सॉल्व करें। I mean, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो कुछ रूल्स हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। देखिएगा, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा देखो, जब भी लीगल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे समझना होगा। लीगल रीजनिंग, एज आई वाज टेलिंग यू इन लास्ट क्लास, लीगल मतलब यू नो व्हाट हम बात करने वाले हैं। क्या लीगल? लीगल मतलब पर्टिकुलर कोई रूल्स गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको। ये सिर्फ मैं पहले उनको बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स कल सेशन में बहुत से पकड़ नहीं पाए थे। इस रूल जो मैं टेक्निक बताऊंगा अभी ना, इस टेक्निक को समझने के बाद में आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को करना। ऑलराइट, तो रूल कोई रूल है, कोई लीगल रूल है। ठीक है, अब ये लीगल रूल की बात क्या करने वाले हैं समझना। कुछ कोई इश्यू होगा जो कि हमने कल देखे थे क्वेश्चंस में। इश्यूज आप देखे होंगे, लीगल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आएगा एक इशू, कोई इशू खड़ा है मतलब कोई पर्टिकुलर मैटर है। ठीक है, मैटर मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दे दिया, जो फैक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऑलराइट सर, उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या कोई पर्टिकुलर रूल प्रोवाइड है। हाँ जी, तो रूल चेक कीजिएगा, जैसे कि हम प्रिंसिपल कल हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल रूल। ऑलराइट, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे उसमें होने वाले फैक्ट्स को। सर फैक्ट्स मतलब बेटा जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिलीवेंट फैक्ट। एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस। समझना सर क्या होने वाला है। सर एनालिसिस मतलब, एनालिसिस का मतलब होता है कि अप्लाई करके देखना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना लॉ को, अप्लाई लॉ टू द फैक्ट। ध्यान से सुनना एकदम, टू द फैक्ट्स, पहले ध्यान से समझना इसको। इशू आपके पास है, क्या इशू है आपको दिया जाएगा। मैटर क्या है मतलब किस लिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मुद्दा क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा डिस्क्रिमिनेशन। सर डिस्क्रिमिनेशन मतलब बेटा भेदभाव करना लोगों में। मान लीजिएगा आपने किसी एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया है पर्टिकुलर जॉब पर, और वो उसके साथ में गलत बिहेव कर रहा है। गलत बिहेव कर रहा है मतलब और एम्प्लॉयज को अच्छे बेनिफिट देता है और उसको अच्छे बेनिफिट्स नहीं देता। तो यहां पे एक इशू आ सकता है डिस्क्रिमिनेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब वो यहां पर इशू आया, अब क्या कोई ऐसा लॉ है जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, तो उसे चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां समझा रहा हूं भी है ना। देन फैक्ट्स, क्या ये चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन अगर है तो क्या किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। मतलब चेक द टर्म एंड कंडीशंस। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, डोंट वरी, घबराना मत, जल्दी जल्दी सॉल्व के चक्कर में मत पढ़ो, पहले पकड़ा पक्के से सीख लो एक बार। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे और सारे आंसर्स भी तुम्हारे हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ध्यान से सोचना है ना। और फिर देखो बेटा, टर्म एंड कंडीशन मतलब पहला हमने देखा मैटर क्या है। मैटर आया कि ए बी को डिस्क्रिमिनेट करता है। ए कौन है, एम्प्लॉयर। ए कौन है, एम्प्लॉयर। बी जो है एम्प्लॉय, इसको डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब बाकी एम्प्लॉयज को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देता है, इसको कोई फैसिलिटी नहीं देता है। इसको ये मुद्दा है, एक इशू खड़ा हुआ। ठीक है, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन पे कोई लीगल रूल है, ये चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, क्या लीगल कोई रूल है नहीं है डिस्क्रिमिनेशन पे एक्चुअली। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो क्या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ। फैक्ट्स कि क्या हुआ, जिसको ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन, बी कह रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, उसके लिए फैक्ट्स और मटेरियल फैक्ट्स। ऑलराइट, एंड आफ्टरवर्ड इन दोनों को, रूल को बेटा, रूल को और फैक्ट्स को काम क्या करेंगे, एनालिसिस। एंड क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड मतलब आंसर कंक्लूड करेंगे कि एक्चुअल ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया। डोंट वरी मेरे बच्चों, डोंट वरी। अब देखो बेटा,
नहीं आया तो इसको रोकना मैं एक और एक तरीका बता रहा हूं, कुछ बेसिक रूल्स बताता हूं फिर। ये उनके लिए है जो जो बच्चे खिलाड़ी हैं, थोड़े से एक्सपर्टी पकड़ रहे हैं धीरे धीरे ना, गेम को सीख रहे हैं। पर इसका मतलब नहीं जो नहीं सीख पाए वो बेचारे नहीं कर सकते, अरे वो उनसे भी अच्छा करेंगे, देखो तुम, आई प्रॉमिस यू। तो हाँ, बस अब करना क्या, देखो वापस सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। सबसे पहले टेक्निक का रूल समझो। जो हम टेक्निक को टिप्स यूज करेंगे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो टिप्स यूज करेंगे उसको समझो क्या क्या हो सकती है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। नाउ स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, पहला जब भी आप लीगल रीजनिंग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद देखिएगा जो प्रिंसिपल, देखिए आपको यहां पे क्वेश्चन में याद होगा, हम लोग हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, ये देखिएगा लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले लीगल प्रिंसिपल जो होता है ना बेटा, लीगल प्रिंसिपल याद रखिए, जहां हम बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको यहां मिला था, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन में सर एग्जाम में, हाँ बेटा बिना इसके सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो लीगल जो प्रिंसिपल है, लीगल प्रिंसिपल जो है बेटा, इसको कम से कम 5 to 6 टाइम्स, जी हाँ 5 to 6 टाइम्स रीड करें। क्योंकि बेटा मैंने भी बताया कि लीगल प्रिंसिपल पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जी हाँ, जो आपको फैक्चुअल प्रॉब्लम दी गई है ना, वो लीगल लीगल याद रखना, लीगल प्रिंसिपल पर ही सॉल्व होगा। मतलब हमें लीगल प्रिंसिपल प्रोवाइड हो रहा है, क्वेश्चन में हमको लीगल प्रिंसिपल मिल रहा है। फिर आप ध्यान से अगर देखिए, हमारे पास कहता है फैक्ट्स, जहां फैक्ट्स पे आपको करनी है रीजनिंग। मैंने कल बताया था आपको रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लीगल रीजनिंग है। मतलब रीजनिंग का मतलब होता है, मैंने बताया था थिंकिंग, थिंकिंग कैसे करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैसे कि क्या वो लीगल रूल इस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं। ऑलराइट, मतलब ध्यान सुनना बेटा, फिर कल समझाया था, ध्यान सुनना। लीगल प्रिंसिपल जो कि एग्जाम में आपको प्रोवाइडेड होगा, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो लीगल प्रिंसिपल आपको प्रोवाइडेड होगा, लीगल प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है, मतलब 4-5 बार अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है उसे, क्योंकि वही एक्चुअली आंसर दे रहा है आपको। अभी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस में आ गया ना अच्छे समझ में बेटा, फिर सॉल्व करना एकदम इजी है, क्लियर एकदम। ऑलराइट सर, ठीक है सर, लीगल हम उसको समझेंगे अच्छे से, 4-5 बार हम लोग 5-6 बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर क्या करना है बेटा, फैक्ट को कंसीडर करना है। लीगल प्रिंसिपल अगर अकड़ में आ गया तो फैक्ट को पकड़ना है, कोई भी इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं ये अपने क्लास में खूब बार बोलता हूं, इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। सर इमोशनल ट्रैप क्या होता है, इसका एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से, गारंटी ले रहा हूं अगर कोई इस तरह का बताओ तो तुमको पक्का लेके बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लैट लेवल की बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लीगल रीजनिंग सॉल्व करने का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्लैट लेवल की बता रहा हूं। इवन एक 10 लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसकी लेवल की करने की कोशिश कर रहे हैं। इट डजंट मीन दैट कि सीएससीटी हमारा बेस्ट नहीं है, बेस्ट हमारा सीएससीटी भी है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको लीगल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। इमोशनल ट्रैप क्या होता है समझना, कई बार क्या होता है बेटा, कोई जो फैक्चुअल प्रॉब्लम दे रखी होगी, देखो यहां पे आपको याद होगा कल क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम लोग, फैक्चुअल सिचुएशन, देखो स्क्रीन पे फैक्चुअल सिचुएशन, फैक्चुअल सिचुएशन में नहीं फंसना है। मतलब अगर फैक्चुअल सिचुएशन में कोई इमोशनल प्रॉब्लम दे दी है तो उसके साथ में चलना, क्या फॉलो करना है बेटा, लीगल लीगल प्रिंसिपल। क्या फॉलो करना है बेटा, वापस बोलो, लीगल प्रिंसिपल। क्या फॉलो करना है, लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करना है। यू हैव टू रीड 5 से 6 टाइम्स, फिर बोल रहा हूं बार बार, ध्यान सुनना भी, ठीक है सर। इमोशनल प्रॉब्लम में नहीं फंसना। इमोशनल प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली हम लोग इसी में आंसर गलत करता था स्टूडेंट। जैसे समझो, ए ने ना बी को, ए ने बी को कुछ मनी दिया, लैंड मनी, ठीक है। इसको बेचारे को बी को ना नेसेसिटी थी, क्या थी, नेसेसिटी थी मनी की, इसकी, इसको बहुत जरूरत थी पैसे की कुछ। तो इसने क्या करा, ए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले ले मेरे से पैसा यार, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, और इसको दे दिया पैसा, ठीक है। अब वो पैसा कौन किसके पास आ गया, बी के पास में, क्लियर है। पता लगा जो बी से इसने 50,000 रुपीज लिए, वो बेटा फेक करेंसी थी। क्या थी, फेक करेंसी। क्या सर, फेक करेंसी थी वो फेक करेंसी थी। लेकिन याद रखो, सुनो बेटा, जब ए से इसने बी ने पैसा लिया ना, बी ने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया, बी ने इसे एग्जामिन नहीं किया, कोई केस बता रहा हूं तुमको मैं, फैक्ट। और बी उस पैसे लेके चला गया अपने घर, ठीक है, भी चला गया उस पैसे को लेके अपने घर। अचानक से बेटा क्या हुआ, उस दिन पुलिस को खबर मिली कि फेक करेंसी का बिजनेस हो रहा है। पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि फेक करेंसी का बिजनेस हो रहा है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली फेक करेंसी का बिजनेस हो रहा है। उसने रेड कर दी किसी घर पे बेटा, बी के, फिर समझना, उसने रेड कर दी किसी घर पे,
बी के घर पे। पुलिस ने कहां पर रेड कर दी बेटा? बी के घर पे। और बी के घर से कौन सी वो फेक करेंसी जो 50,000 थी उसे ले ली। क्या हुआ सर? हाँ, फेक करेंसी बी से पकड़ ली और बी को अरेस्ट कर लिया गया और बी को बेटा कोर्ट ने भेजा जेल। क्या सही हुआ? क्या ये सही हुआ? अब ध्यान से सुनना, अगर प्रिंसिपल में, लीगल प्रिंसिपल में प्रोविजन है कि इफ एनीबॉडी फाइंड विद द काउंटर फिटिंग मनी, जी हाँ, काउंटर फिटिंग मतलब जाली नोट, ठीक है, के साथ मिलता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या यहां तुम देखना, तुम कहोगे सर नहीं पनिशमेंट होगा नहीं होगा, लीगल प्रिंसिपल है कह रहा है, आगे दिमाग मत लगाना, इतना सोचो लीगल प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान के पास में अगर काउंटर फिटिंग मतलब फेक मनी अगर मिला तो उसको जेल भेजा जाएगा। ये प्रोविजन है। क्लियर है? तो आप यहां क्या होता है, कई बार आप सोचोगे इमोशनल ट्रैप, बेचारा बी तो कुछ गलती नहीं था, बी को तो पकड़ लिया। मैं यहां कहना चाहता हूं यहां में देखना पड़ेगा क्या लीगल प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, बाकी बातें छोड़ दीजिएगा, इमोशनल ट्रैप में मत फंसेगा क्योंकि लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आप अगर जैसे इमोशनल ट्रैप में फंस जाएंगे, मैंने आपको याद हो मैं खूब बार इस बातों को डिस्कस किया आपसे कि अगर लॉ के साथ अगर इमोशन आ जाएगा तो बेटा लॉ सॉल्व नहीं हो सकता, इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? ये रूल समझ में आया? ठीक है सर, ये भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा दूसरी बात, तो पहला क्या बोला, लीगल प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है। लीगल प्रिंसिपल को हम लोग 5 से 6 टाइम अच्छे से रीड करेंगे, फिर हम लोग फैक्ट को समझेंगे, फैक्ट क्या है। इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। इमोशनल ट्रैप का मतलब लीगल प्रिंसिपल जो कह रहा है उस पर फोकस करना है। आपकी बुद्धि क्या कह रही है कि ये इमोशन वाला पॉइंट होगा, नहीं बीचा भी तो इनोसेंट है, ये सारी बातें यहां नहीं करनी हमको। हमको तो देखना है कि लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है। ठीक है, ऑलराइट सर। अच्छा, इसके अलावा बेटा 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो फटाफट से, फिर केस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखो बेटा, अगर जनरली क्या होता है, जो भी वर्ड्स वर्ड्स लाइक और, या आता है मान लीजिए वर्ड एंड, या वर्ड आते हैं अनटिल, या इफ ओनली, या वर्ड्स आते हैं मान लीजिएगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो इन्हें बेटा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि क्या है ना बेटा, इन वर्ड्स के आते ही ये जर्नली एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो लीगल प्रिंसिपल में अगर इन तरह के वर्ड्स अगर दिए जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल के अंदर याद हो रहा है, पकड़ पकड़ में आ रहा है। अच्छा सर, अब हम क्या करें बेटा? बेटा क्या करूं सर, एक और बात बता दीजिए ना सर। आपको एक रियलिटी बताऊं बेटा, घबराना मत, इस बात को सुने, घबराना मत। रियलिटी है बेटा, लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्री नॉलेज ऑफ लॉ, पर्टिकुलर लॉ क्या नेसेसिटी नहीं होता है, एक्चुअली नेसेसिटी नहीं होता है, आई गारंटीड। अभी साबित करता हूं। मतलब अब आप कहेंगे सर आपने हमारी लास्ट वीडियो में तो हमको कहा था कि बेटा तो नॉलेज ऑफ लॉ जरूरी है। हाँ, अगर आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आपने एक्चुअली प्रॉपर 4 लॉज को पढ़े हुए हैं, वो भी आप सीएसईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंपनी लॉ, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ये अगर आपने पढ़े हुए हैं आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बट यू नो व्हाट, इन रियलिटी पूरा लीगल रीजनिंग का जो जिस्ट है ना, जो निचोड़ है, वो है लीगल प्रिंसिपल को प्रॉपर और सही तरह से समझने में, वही उसके आंसर आएंगे। क्लियर हो रहा है? वही उसका आंसर पकड़ में आएगा। नहीं आया है ना? ओके, चलिए फिर स्टार्ट करके देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन 12 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैंने इंटरप्रिटेशन में बताया था, नॉट टू वरी अबाउट इट, फिर बोल रहा हूं यहां साथ के साथ में आप लोगों को अगर कोई टॉर्ट का क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन होगा, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ का, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको भी मैं साथ में साथ उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको वो चैप्टर का रिवीजन यहां मिल जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सर 13 मतलब बेटा 13 मतलब 13 कर लिया ना, कल 12 कर लिया था हमने। किसी को डाउट है तो इससे पहले वाला वीडियो में जाकर चेक कर ले। लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चन नंबर 13। लीगल प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ेंगे, याद रहेगा। नॉर्मली टॉर्ट फीसर, सर टॉर्ट फीसर बताइए कौन होता है? द पर्सन हु कमिट अ टॉर्ट, समझ लो, पर्सन हु कमिट टॉर्ट, जिसने क्या किया है, सिविल रॉन्ग, कल बताया था। टॉर्ट जिसने कमिट किया उसे बोलते हैं टॉर्ट फीजर, इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट। दिख रहा है बेटे स्क्रीन पे प्रॉपर? टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर द टॉर्ट, बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। क्या सर? ये प्रिंसिपल है, कहता है
जनरली रूल क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनना, रूल कहता है कि नॉर्मली क्या होता है, टॉर्ट फीजर जो होता है वो लायबल होता है किस लिए, जो वो टॉर्ट कमिट करता है। ठीक है, हमने याद कर लिया, टॉर्ट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, याद कर लो, टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ, is not a breach of contract, not a breach of trust, not a criminal breach, ये ऑफेंस नहीं है, इस कैटेगरी को टॉर्ट नहीं मानते हैं। क्लियर हो रहा है। फिर हमने देखा कि टॉर्ट जनरली जो कमिट करता है वो लायबल होता है। फिर हमने कल कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझे थे, रूल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। अब यहां पे हम क्या समझ रहे हैं बेटा कि जनरली कहता है टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड, टॉर्ट बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय द अदर। अब देखते हैं बेटा ये प्रिंसिपल समझ में आया, प्रिंसिपल समझ में आया आपको ये। अब समझते हैं फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। फैक्ट, मिस्टर राहुल कार was being driven by his driver when it hit a pedestrian, as a result of which the pedestrian suffered by heavy injuries. He brought a legal action against Mr. Rahul because the car was belonged to him and the driver was employed by him. That legal action on the pedestrian against Mr. Rahul will. अब देखते हैं बेटा, क्या मिस्टर राहुल के खिलाफ, क्वेश्चन समझ में आया आपको, सिंपल क्वेश्चन है कि मिस्टर राहुल जो है भैया, वो उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, उसने राहगीर को जो होता है पेडेस्ट्रियन मतलब राहगीर, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जी, उससे उसको इंजरी हो गया बहुत ज्यादा, उन्होंने केस कर दिया किस पे, मिस्टर राहुल के खिलाफ। अब क्या होगा देखते हैं बेटा। देखो पहला डिसाइड, अब डिसाइड करना है अपन को, ये अपन को समझना है बेटा, इनको डिसाइड। फेल बिकॉज मिस्टर राहुल हैड नथिंग टू डू विद द एक्सीडेंट। लीगल प्रिंसिपल्स पकड़ो, देखो लीगल प्रिंसिपल ध्यान से देखो। नॉर्मली टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट, बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय अदर। लीगल प्रिंसिपल कह रहा है बेटा कि यहां समझ में आया ना लीगल प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, मिस्टर राहुल विल फेल बिकॉज मिस्टर राहुल, अब देखो पेडेस्ट्रियन है ना, पेडेस्ट्रियन है, केस क्या किसके ऊपर, मिस्टर राहुल के ऊपर, तो क्या वो फेल हो जाएगा, बिकॉज मिस्टर राहुल हैड नथिंग टू डू विद द एक्सीडेंट। ऑलराइट, सेकंड कहता है, सेकंड सक्सीड बिकॉज द रिस्पांसिबिलिटी इन सच केस इज imputed by law on the ground of social policy and expediencies. Succeed because the master is always liable for the tort of his or her servant. क्या बात है सर, क्या बात है, ये बेटा समझो। एंड फेल बिकॉज इट वॉज ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू केयरफुल। बेटा ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। राइट आंसर इज सी। सर आपने कैसे पता लगा लिया, आपने कैसे पता लगा लिया सर? देखो देखो देखो, समझो समझो समझो। देखो बेटा ये कह रहा है टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट, ठीक है। अच्छा केस कौन सा बेटा, एक्सीडेंट का। ये कौन सा केस हो गया, सिविल केस। सिविल कौन सा हो गया, सिविल एक्चुअली क्वासी सिविल केस, ठीक है। सर क्वासी मतलब एक्चुअली समझो बेटा, सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, ठीक है, सिविल रॉन्ग केस है। इस सिविल रॉन्ग के अंदर क्या हुआ है बेटा, जो ड्राइवर है उसने केस किया। अब ड्राइवर और कार के ऑनर के बीच रिलेशनशिप कौन सी, जनरली मास्टर एंड सर्वेंट। बट आपको याद है कल मैंने बताया था आपको रूल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी, रूल ऑफ विकेरियस, मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए, मैं इसको याद रखिए, लीगल प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर भी आपको बता रहा हूं। विकेरियस लायबिलिटी ये अभी से याद कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर तीन रिलेशनशिप में होते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट, कार ड्राइवर कौन है, सर्वेंट। मास्टर कौन है, राहुल, उसकी कार है। ऑलराइट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रिंसिपल कंपनी और उसके एम्प्लॉय कौन था, एजेंट, ठीक है। एंड पार्टनरशिप, मतलब अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है, यू नो व्हाट, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो दूसरा पार्टनर भी लायबल हो जाता है। ऐसा कोई एक्ट करता है जहां पे टॉर्ट कमिट करता है अगर एक पार्टनर, तो दूसरा पार्टनर भी ऑटोमेटिकली लायबल हो जाता है। ये होती है विकेरियस लायबिलिटी, जिसमें करे कोई भरे कोई, ठीक है, करे कोई भरे कोई। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये लीगल प्रिंसिपल कहता है टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट, बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय अदर। अब यहां पे देख रहे हो बेटा, यहां पर टॉर्ट एक्चुअल कमिट किसने, देखो ध्यान से, अगर एक्सीडेंट तो ड्राइवर ने किया है, ड्राइवर ने किया है, बट वो किसके लिए काम कर रहा है, राहुल के लिए। सो आप समझ रहे हैं, सक्सीड, पेडेस्ट्रियन जो है वो सक्सीड हो जाएगा बिकॉज द मास्टर इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज और हर सर्वेंट। राइट आंसर इज सी। आई होप पकड़ में आया होगा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं, चिंता मत करो बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिफेंडेंट इज, देखो लीगल प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ना, डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। देखो बड़ा यही वर्ड मिल गया,
अच्छा डिफेंडेंट पता है ना बेटा, डिफेंडेंट दो पार्टीज होते हैं, डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ, डिफेंडेंट डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ, प्लांटिफ डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ। डिफेंडेंट जिसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन, एलिगेशन समझते हो बेटा, जिसपे हमने आरोप लगाए उसके बोल रहे हैं डिफेंडेंट। और प्लांटिफ जो आरोप लगा रहा है, जी हाँ एलिगेशन लगा रहा है, तो डिफेंडेंट को डिफेंस करना है। आप पर किसी ने आरोप लगाया तो आप कौन होगे, डिफेंडेंट, बिकॉज आप डिफेंस करोगे। आप डिफेंस करोगे क्यों, क्योंकि उसने आप पे अगर गलत आरोप लगाए तो उसको आप क्या करोगे, डिफेंस करोगे। तो यहां समझना बेटा, डिफेंडेंट पे क्या आरोप लगाए गए कि उसने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जी हाँ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। क्या क्वेश्चन पकड़ते हैं, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, फैक्ट क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड केमिकल्स ऑन हिज लैंड व्हिच एस्केप्ड एंड कॉज्ड डैमेज टू द एडजेंट प्रॉपर्टी। एडजेंट मतलब बेटा, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी। तो ये प्रॉपर्टी ए जो है ये क्या हो रही है, साथ में एजेंट जुड़ी हुई है, ठीक है। वन ऑफ विच बिलोंग टू मिस्टर अंकित, मिस्टर अंकित इज, अब बेटा समझो 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 समझो, मिस्टर कुंदन ने क्या किया, अपने अपने घर में क्या क्या स्टोर किया, देखो, हैड केमिकल ऑन हिज लैंड विच एस्केप्ड, एस्केप मतलब निकल जाना, एंड कॉज डैमेज टू द एजेंट प्रॉपर्टीज, और उसकी पास वाली प्रॉपर्टीज को उसने क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ विच द बिलोंग टू मिस्टर अंकित एंड मिस्टर अंकित इज, अब देख तो बेटा, देखो देखो क्वेश्चन पकड़ में आ गया, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड फेल बिकॉज मिस्टर कुंदन हैज स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी। हाँ, देखो ये एक बात पकड़ना, ऐसा नहीं है कि वो केमिकल अपनी प्रॉपर्टी पे स्टोर नहीं कर सकता, यस ही कैन स्टोर द केमिकल इन हिज ओन प्रॉपर्टी, आप अपने प्रीमाइसेस में कर सकते हो। लेकिन देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, स्केप, escape मतलब the thing which has gone beyond the control of the defendant, defendant के कंट्रोल से बाहर चले जाना, उसकी कंट्रोल में ना रहना, तो वो क्या, वो केमिकल उससे कंट्रोल से बाहर चला गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टी उसके परमानेंस से बाहर चला गया, उसकी वजह से डैमेज हुए। तो पहला बेटा ये पहला वाला तो ये आंसर नहीं है। सक्सीड बिकॉज स्टोरिंग केमिकल इज ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये एक बार पढ़ेंगे अपन, देखो अभी रुकते हैं इस पे। फेल बिकॉज स्टोरिंग केमिकल्स इज ए नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नो। and fail because Mr. Ankit should have taken adequate precautions against the cat. अब बेटा समझो, अंकित बेचारा मतलब तुम्हारा बगल वाला जो नेबर है, आई मीन जिसकी प्रॉपर्टी एग्जेंट है, मतलब वो केयर करे कि तुम्हारे यहाँ केमिकल है तो भाई हम ध्यान से रहें, ऑफ कोर्स नॉट। तो बेटा डी भी उड़ा दो। अब देखो बेटा ऐसी सॉल्व करना है, जब तुम्हें क्लैरिटी शॉर्टेज है तो पहले हटाते चले जाओ, ठीक है, जैसे 50-50 कर लो इसको। अब पहुंच गए हम लोग बी और सी में लड़ाई लड़ रहे हैं। सक्सीड बिकॉज स्टोरिंग केमिकल इज नॉन non-natural use of land and fail because storing chemical is no, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज बी। अब तुम कहोगे सर ये कैसा है, तुम अपने आप लीगल प्रिंसिपल देखो बेटा, डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली बेटा, ये जो है ये लॉ ऑफ टॉर्ट की थ्योरी, लॉ ऑफ टॉर्ट की थ्योरी है, लॉ ऑफ टॉर्ट में थ्योरी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें कहते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट, मतलब भले ही देखो यहां कुंदन ने जानबूझकर, और याद रखो टॉर्ट में इंटेंशन होता नहीं है, टॉर्ट में अगर इंटेंशन हो जाए तो वो क्राइम बन जाएगा। मतलब अगर किसी आदमी ने जानबूझकर इंटेंशनली अपनी प्रॉपर्टी पे से केमिकल को स्केप किया जानबूझ के, ताकि पास वाली प्रॉपर्टी पे क्या हो सके, नुकसान हो सके, ऐसा नहीं है। जानबूझ के किया तो वो टॉर्ट ही नहीं है, फिर वो क्राइम बन गया। लेकिन अनइंटेंशनली किया है, लेकिन क्या वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, आंसर इज नो। इन दैट केस ऑफ कोर्स मिस्टर अंकित उस पे केस कर सकते हैं। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये बेटा विकेरियस लायबिलिटी है। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा, एनआरके 9 जी हाँ इसी चैनल पे अवेलेबल है, याद देखिएगा, आप जाएं, आप इसका पार्ट सेकंड पार्ट देखेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट का चैनल पे अवेलेबल है, आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। फिर भी कोई परेशानी आती, समझ में नहीं आता है, आप पूछिएगा, हम आंसर करेंगे, पूछिए। ऑलराइट, कमिटमेंट है, डेफिनेटली आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, लीगल प्रिंसिपल। अगेन आई एम टेलिंग यू रीड 4-5 टाइम्स। अगर तुम्हें 4-5, मुझे 4-5 टाइम्स की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए 4-5 बार उससे अच्छे से पढ़े लीगल प्रिंसिपल को, ताकि वो पकड़ में आ जाए अच्छे से। देखो वापस करते हैं, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट अभी बताया था ना ऊपर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द
रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, मेंस रिया बेटा, मेंस रिया, ये बेटा जो मैक्सिम है कहता है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड मतलब इंटेंशन। कोई भी क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, कोई भी क्राइम जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वहां पर इंटेंशन ना हो। मतलब सर हां, अगर किसी भी क्राइम को साबित करना है तो उसे क्राइम साबित करने के लिए आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इसके पीछे एक इंटेंशन थी, इरादा था। अगर इंटेंशन या इरादा साबित ना हो पाए तो वो एक्सीडेंट बन जाएगा, क्राइम नहीं माना जाएगा। जी हाँ, वो एक एक्सीडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने मान लीजिएगा, ध्यान समझना बेटा, ए ने डिफेंस में अपने आप को बचाने में किसी को धक्का दिया और उससे उस सामने वाले को इंजरी हो गया, चोट लग गया। आप समझ रहे हैं बेटा, यहां इंटेंशन अपनी डिफेंस थी, ना कि किसी को हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना। तो ये डिफेंस जो किया उसने सिर्फ सेव करने के लिए। एक तो सिचुएशन ये है, एक उसने जानबूझ के धक्का दिया ताकि उसे चोट लग जाए, यहां थी इंटेंशन। ये है क्राइम। जहां उसने अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए किया था, वहां इंटेंशन नहीं है, वो क्राइम ट्रीट नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्राइम, कोई भी क्राइम जब तक क्राइम नहीं बनेगा जब तक कि वहां पे इंटेंशन साबित ना कर दी जाए। जी हां, तो यहां पे कह रहे हैं बेटा कि जो एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। मतलब किसी मामले में अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है तो वहां पर इंटेंशन होना या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इंटेंशन, जी मेंस रिया वहां पे अगर नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, तब भी वहां पर आपकी लायबिलिटी बनेगी। इससे बेटा मैं आपको बता दूं, उसका एक प्रिंसिपल चलता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसे एक और नाम देते हैं, नो फॉल्ट लायबिलिटी। भले ही आपने गलती नहीं करी है, भले ही आपने गलती नहीं करी है, लेकिन आप फिर भी लायबल हो जाएंगे। क्या सर? भले ही आपने गलती नहीं करी है फिर भी आप लायबल हो जाएंगे। जी हां। मतलब सर, मतलब बताते हैं, देखो आप, एक केस है, बड़ा शानदार केस है। अब देखो, पहले फैक्चुअल सिचुएशन समझते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रेलेंज वर्सेस फ्लेचर। ये मैं बताऊं बेटा, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, इवन आपके टॉट के सीएसईडी के अंदर भी इस केस को डिस्कस किया है। अगेन आई हैव टू से, यू नो व्हाट, यू इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस केस, just please and go visit the channel, this channel, and assess the video in our law of tort part second. Then you can get the detail about the about this case. बट हाँ, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहां सॉल्व करने के लिए हमें एक सीधा लीगल प्रिंसिपल को पकड़ना है। हम भले ही मान ही जाएं, लेकिन हम लीगल प्रिंसिपल को बहुत से समझेंगे। तो यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल कह रहा है एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, कि किसी मामले में इंटेंशन हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है तो आपको कर देना ही पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए समझते हैं कैसे। एक केस है बेटा, फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं बेटा, फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं फटाफट से। देखो, B, a mill owner employed an independent contractor, देखो independent contractor, who were apparently competent to construct a reservoir. सर रिजर्वर क्या होता है बेटा? जनरली एक पॉन्ड बनाना ताकि पानी के लिए ना, on his land to provide a water for his mill. There were hold disused mining shafts under the site of the reservoir, which the contractor failed to observe because they were filled with the earth, and the contractor therefore did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst through the shaft and flooded to the plaintiff coal mines on the adjoining land. And it was found as fact that the B did not know about the shaft and had not been negligent. B केस समझाता हूं, सुनना ध्यान से, फिर आप खुद रीड भी कर लेने के बाद। एग्जाम में याद रखना बेटा, बहुत ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स को, लीगल प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फैक्चुअल को ध्यान समझना है, फिर आंसर आ जाएगा, फट जाएगा। देखना भी, लीगल प्रिंसिपल समझ में आया था कि एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए इंटेंशन मींस मेंस रिया की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। अगर यहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी है तो आपको करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब समझना क्या है। बी एक ऑनर है जिसकी एक मिल है, उसको मिल चलाने के लिए उसने एक रिजर्वर बनाया, रिजर्वर मतलब पानी का पॉन्ड, ताकि उसकी मिल की एफिशिएंसी जो अच्छी हो सके। उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान नहीं दिया और उससे पॉन्ड बना दिया। उसने देखा कि जो नीचे रिजर्वर के नीचे शाफ्ट था, वाटर शाफ्ट थी, वो वीक थी, कमजोर थी, और उसने उसको अर्थ से ढक दिया। ठीक है, वाटर जब उसमें भर दिया गया, अल्टीमेटली क्या हुआ? बर्स्ट हो गया, मतलब टैंक से पानी निकल गया, और जो पास वाली
जो माइन थी वहां माइन में पानी चला गया, जैसे माइन तो माइन बेटा पानी जाने का मतलब माइन का बहुत बड़ा लॉस हो जाना, जो एडजॉइनिंग माइन थी, जुड़ी हुई माइन थी, ठीक है। अब बिल बी जो है यहां पर वो कह रहा है भैया मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं, देखो कह रहा है कि बी डिड नॉट नो द शाफ्ट एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट। वो कह रहा है कि भाई मैं मुझे पता ही नहीं है क्योंकि काम किसने किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, तो मैं क्यों लायबल हूंगा। लेकिन अब देखो बेटा हम प्रिंसिपल पहले ही पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। अब भले ही आप जानते हो या नहीं जानते, मतलब अब मैंने कहा ना आपको मेंस इंटेंशन होना आपका जरूरत नहीं है। तो केस को डिसाइड करते हैं बेटा। ए, even though the independent contractors had been negligible, B will be held liable for the losses suffered by the plaintiff. हाँ, इसको सोचने वाला आंसर आ रहा है ये, ठीक है। और देखते हैं, B will be held liable for the losses suffered by the plaintiff only if B was negligent and not, ये तो बिल्कुल ही काट दो यार, ऊपर देखो प्रिंसिपल पढ़ा ना हमने अभी, प्रिंसिपल पढ़ाना, एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, चाहे मतलब जरूरी नहीं है कि क्या मान टेंशन हो, तो ये तो बात ही खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट would be liable to the plaintiff as there is a privity of contract, privity of contract भी यहां नहीं अप्लाई हो रहा है, privity of contract नहीं अप्लाई होगा बेटा। neither be non independent contractor would be held liable for there was no guilty mind at the work। मेंस रिया तो आ ही नहीं रहा है बेटा, यहां तो अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, तो आंसर इज ए। तुम ध्यान से देखना बेटा, क्यों, even though the independent contractor had been negligible, B will be held liable for the losses suffered by the plaintiff। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। क्लियर एकदम, तो आ रहा है पकड़ में। रूल ऑफ, बेसिकली इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मैंने बताया था, नो फॉल्ट लायबिलिटी एक्चुअल से ये गवर्न होता है, बट हमको उधर नहीं जाना, हमको लीगल प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करना है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हाँ जी बेटा, ये भी एक मजे की बात है, मैं आपको फटाफट वैसे बता देता हूं याद कराने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, बट वैसे बता देता हूं। एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन टू द रूल, ये बेटा नोट कर लेना, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या क्या होते हैं एक्सेप्शन, फटाफट बेटा इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, याद कर लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हम लोग यहां सिर्फ मैं आपको जनरली समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिएगा डैमेज होता है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, पहला बात ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात समझो बेटा, ये एक्सेप्शन है, मतलब यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होने के बावजूद भी लायबिलिटी नहीं बनेगा। क्यों, अगर वहां पर डैमेज हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नेचुरल यूज ऑफ लैंड का एग्जांपल देता हूं, मान लीजिएगा ये आपकी प्रीमाइसेस, ध्यान सुनना बेटा, ये आपकी प्रीमाइसेस है, ये आपका एरिया है, इसमें आपने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है, इसमें कोई प्लांट पॉइजनस है, ध्यान सुनना, कोई भी प्लांट पॉइजनस है जो कि आपने लगाया नहीं है, वो अपने आप उगाए वहां पर, अपने लगाया नहीं, वो अपने आप उगाए वहां पर। अब मान लीजिएगा कोई भी बच्चा या कोई जानवर यहां आ जाता है, कोई बच्चा जानवर इसके अंदर आ जाता है और उसको प्लांट को खा जाता है, तो याद रखिएगा आप इसके लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों, उसका रीजन समझना, आपकी प्रीमाइसेस के अंदर है, पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रीमाइसेस के अंदर है, ठीक है। एक रूल अप्लाई होता है, याद रखिएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, मैं आपको बता दूं, एक होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं, डी ई पी, टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं लेकिन आपको उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको शायद लॉ ऑफ टॉर्क पढ़ने का कोई खास जरूरत ना पड़े अलग से। डी का मतलब होता है डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग। ई स्टैंड्स फॉर स्केप, स्केप का मतलब अगर वो आपकी कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया। एंड पी का मतलब होता है प्राइमा फेसी, लायबिलिटी, मतलब उसे मेंटेन करने की पहली जिम्मेदारी किसकी है। बेटा अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है ना, याद रखना, ये मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, यहां पर याद करने के लिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, लॉ ऑफ टॉर्क में एक्चुअली ये आपको पढ़ना भी है, आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो तीन चीजें बेटा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में होनी चाहिए, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। पहला डी मतलब डेंजरस थिंग, आपकी लैंड पे कोई डेंजरस थिंग हो, जो आपकी डेंजरस थिंग जो भी आपकी लैंड पे है वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया हो, मतलब स्केप हो चुका हो, आपसे निकल चुका हो, स्केप हो गया हो। एंड प्राइमा फेसी मतलब कि किसकी लायबिलिटी बनेगी, तो लायबिलिटी वहां पर पर्टिकुलरली आपकी होनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअली उसका पर्सन उससे बिलोंग कर रही है वो उसके लिए लायबल हो रहा हो, मतलब वही एक्चुअल पर्सन हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां मैंने बोला कि अगर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड।
अब यहाँ के पेड़ पौधे मैंने उगाए, ये मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे अपने आप अगर पेड़ पौधे उग रहे हैं, इस प्लॉट पे अगर अपने आप ही पेड़ पौधे उग रहे हैं जो कि आपकी प्रीमाइसेस के अंदर है, एक बाहर से जानवर अंदर कूद के आ गया, उसने मान लीजिए यहाँ पे वो खा ली और वो मर गया, तो क्या आपकी लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो, क्योंकि वो क्या नहीं हुआ, स्केप नहीं हुआ। डेंजरस हो सकता है बट स्केप नहीं हुआ। जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात हुई होगी, ये तीनों बातें एक साथ साबित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन हम याद कराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, जैसे बोलते हैं कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। मान लीजिएगा अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपने अपने यहां पास में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले अपने फाउंडेशन बनवाई है, मतलब आप एक गड्ढा खुदवा रहे हैं जहां पर आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो नियर जो बिल्डिंग है, जिस पास वाला बिल्डिंग है, उसने आपने उसके नेबर से, जी हाँ आपकी बिल्डिंग जहां बन रही है उसके नेबर से आपने परमिशन ले लिया और उसने भी अपना परमिशन आपको दे दिया कि ठीक है भाई आप आराम से बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब अगर बाई चांस कोई डैमेज हो जाता है, अब कोई डैमेज हो जाता है, तो याद रखिएगा आपकी यहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि आपने कंसेंट ले लिया प्लांटिफ से। सर इसके अलावा फटाफट से बेटा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप मैंने खूब डिस्कस किया हो तुम लोगों से, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी लायबल, तब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगा, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक और आप बताएं, स्टैट्यूट अथॉरिटी, मतलब कोई भी काम अगर स्टैट्यूट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, स्टैट्यूट अथॉरिटी का मतलब बेटा जो कि गवर्नमेंट कानूनी रूप से अपना काम करवा रही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपने सुना होगा ना, अतिक्रमण हो रहा है हर जगह, है ना, जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पर लोग अपना अपना बिजनेस करने लग रहे हैं, लोगों ने अपना सामान बाहर तक निकाल रखा है। अब मान लीजिएगा सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई जो आप लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे याद रखिएगा, उसे वैकेंट कीजिएगा, उसे खाली कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग इसे क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। फिर भी लोगों ने नहीं किया। अब स्टैट्यूटरी पावर है, अच्छा मतलब कानूनी स्टैट्यूटरी पावर है गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स को ऑथराइज किया, ऑफिसर्स ने अब सफाई करना स्टार्ट किया, वहां हटा रहे थे, ठीक है। उसमें से कुछ लोगों का नुकसान भी हो गया। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि वो स्टैट्यूटरी पावर में आता है, उससे गवर्नमेंट हटा रही है और उसके बावजूद वो लोग नहीं हटाते, तो यहां पर याद रखिएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट जब भी अपने सॉवरेन फंक्शन करती है, तब सॉवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। ऑलराइट, एंड द एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड, याद है पिक्चर, एक्ट ऑफ गॉड, ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बियॉन्ड है, आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना बेटा, एक बहुत बढ़िया सा पेड़, लंबा चौड़ा पेड़ आपके घर में लगा हुआ था, ठीक है, बड़ा भयंकर तूफान आया और वो तूफान की वजह से वो पेड़ गिर गया आपके नेबर के जाके, और नेबर की बिल्डिंग को कर दे डैमेज, उनकी गाड़ियों को कर दे डैमेज, आप लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या था, एक्ट ऑफ गॉड, तो क्या था, एक्ट ऑफ गॉड। क्लियर यहां तक? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या था। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर आपने प्लेंटिफ से कंसेंट ले लिया है, देन आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। मिस्टर जगदीश वाज सब्जेक्टेड टू अ रिस्क ओनिंग टू अ डिफेक्ट इन द मशीनरी एट द फैक्ट्री एट विच ही वाज एम्प्लॉयड। मिस्टर जगदीश जो है बेटा, वो कौन है? वो एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, ठीक है, और कह रहे हैं वो जहां वर्क कर रहे थे वो रिस्की थी, मशीन थी मतलब रिस्की थी, ठीक है। उन्होंने कंप्लेन किया, जगदीश जो है एम्प्लॉय, उसने कंप्लेन किया, कंप्लेन ऑफ दिस टू द पर्सन हु हैड द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। उसने जनरल मैनेजमेंट को कंफर्म भी कर दिया कि भाई ये मशीन जो है रिस्की है, ठीक है, बट was told to nevertheless to go to on with his work। और मैनेजमेंट ने देखो कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उसको ये कहा कि मिस्टर जगदीश तुम वहां काम पर नहीं जाओगे, उस मशीन के काम नहीं करोगे। he did so, but उसने वैसा काम किया and sustained the injury for which he brought his action against the factory। और उसने उसके खिलाफ, उससे उसको नुकसान हो गया, उसको चोट लग गया और उसने फैक्ट्री के खिलाफ क्या करा, सूट फाइल कर दिया। अब फैक्चुअल केस देखो बेटा, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सर लायबिलिटी तो बनती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ को कंसेंट ले लिया, मिस्टर जगदीश जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का उस क्वेश्चन बहुत आंसर ना, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय होने के बावजूद उसने बताया कि देखिए वो मशीन रिस्की है, मैनेजमेंट ने उस मशीन को रिस्की जो है वहां जाने से उसे मना कर दिया। देखो यहां पे लिखा हुआ साफ साफ, बट was told nevertheless to go on with this his work। मैनेजमेंट ने क्या कहा उसको, सिर्फ तुम उस मशीन पे काम नहीं करोगे, लेकिन वो भाई साहब फिर भी गए,
उसके मतलब कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, वो जानता था फिर भी वो गया और उसको इंजरी हो गया। अब आपको डिसाइड करना है बेटा, ध्यान से, किस समझ में आया फटाफट से। ए, द सूट will fail because it must be assumed Mr. Jagdish has assented to take upon himself the risk. All right, the suit will succeed because Mr. Jagdish has highlighted the risk of the factory. मैं भैया सही बी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा बी, क्योंकि उसका रीजन है, ये कह रहा है इसने हाईलाइट किया एंड हिज रिफ्यूजल टू वर्क माइट हैव टू, कहां उसने कहां मना किया, उल्टा उसने बताया कि रिस्क है, लेकिन उसके बाद भी वो गया, जबकि उसको काम करने के लिए मना किया था। The suit will fail because Mr. Jagdish should have stopped. देखो बेटा, Jagdish should have stopped working at the factory if the management had refused to address his concern regarding the safety of and the suit will succeed because in the suit between the employer and employee, the employee is a favored because she is a ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। The suit will, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो तो हट गया बेटा, बी हट गया और डी हट गया। अब देखते हैं ए और सी की लड़ाई लड़ते हैं। The suit will fail because it must be assumed Mr. Jagdish has assented to take upon himself the risk. The right answer is A. देखो आपने क्वेश्चन को समझना, फैक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मना करने के बावजूद भी देखिए हमने उसने बताया, कंप्लेंट कर दिया कि जनरल मैनेजमेंट को कि क्या है मशीन में डिफेक्ट रिस्क की है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको कहा कि आपको काम पर नहीं जाना, वो उसके बाद भी गया। तो देखो आंसर क्या आएगा, द सूट विल फेल बिकॉज इट मस्ट बी assumed Mr. Jagdish had assented to take upon himself the risk. And C here, the suit will fail because Mr. Jagdish should have stopped working at the factory if the management had refused to address his concern regarding safety. ये भी नहीं है बेटा, the right answer is A, क्योंकि उसके बाद भी वो काम पर गया है। क्लियर है, उसने जानते हुए assume करके फिर रिस्क खुद लिया है। All right, क्वेश्चन नंबर 70 देखते बेटा, आओ बेटा, लीगल प्रिंसिपल रीड करेंगे प्रॉपर। द फॉर द टॉट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन ऑर्डिनरी, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अभी बताए थे क्वेश्चन बता, फैक्ट देखो, प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल बताता हूं। लीगल प्रिंसिपल कह रहा है तो टॉट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर। जी हाँ, बताए थे ना, अभी याद आ रहा है, विकेरियस लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट जनरली विकेरियस लायबिलिटी का है, लेकिन यहां प्रिंसिपल कह रहा है, प्रिंसिपल एक लीगल प्रिंसिपल साफ साफ कहता है, रूल क्या है, लीगल रूल क्या है, लीगल रूल है अगर एक पार्टनर करता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो अदर पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी सी कैन रन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म इन अ पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू सॉलिसिट वर्क फ्रॉम द बिग बैंक। क्या करा उसने, बिग बड़े बैंक से काम सॉलिसिट, मतलब कुछ पैसा वैसा देकर ना काम लेने के लिए। ए वन ऑफ द थ्री पार्टनर्स ब्राइब्ड द बैंक सीनियर मैनेजर एंड इंड्यूस हिम टू हैंड ओवर द ऑडिट वर्क टू देयर फर्म। क्या करा, उसको ब्राइब दिया बैंक को कि भैया, बैंक के मैनेजर को कि भाई तू हमको ऑडिट वर्क दिया कर। अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, जल्दी से रेडी हो जाएगा, पॉज कर लीजिएगा बीच में चाहें तो एक बार, और आंसर जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। द स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी, स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्टियस लायबिलिटी ओनली इफ देयर इज अ केस ऑफ सॉवरेन फंक्शंस, अदरवाइज नॉट। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर गवर्नमेंट अपना सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वहां पर उसकी टॉर्टियस लायबिलिटी, क्या बेटा, टॉर्टस, क्या बोलते हैं, टॉर्टस, टॉर्टस लायबिलिटी, टॉर्टस लायबिलिटी नहीं बनती, लेकिन प्रोवाइडेड कि स्टेट क्या कर रही हो, अपना सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हो। सर सॉवरेन फंक्शन क्या होता है बेटा, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही परफॉर्म, ऐसे फंक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। जैसे, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम हम क्या अपनी पर्सनल आर्मी नहीं बना सकते हैं, आर्मी डिफेंस नहीं ना। अच्छा, क्या आप करेंसी छाप सकते हैं, जी हाँ, अपने अपने नोट छाप सकते हैं, आंसर इज नो, वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, क्या एटॉमिक एनर्जी पर आप अपने अलग से वो कर सकते हैं, आंसर इज नो, एटॉमिक एनर्जी पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्या आप अपना अपना कुछ सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट बना सकते हैं, आंसर इज नो। मतलब सॉवरेन फंक्शन का मैंने समझ आ रहा है, जो ऐसे फंक्शन जो स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो जो गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी वो पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी, और याद रखिएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो एक्चुअली जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंटली सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रा एंड हिज फादर गोपाल वर लॉज्ड इन अ जेल, ठीक है जी, वेयर इन वन डे बॉम्ब वर हर्ल्ड एट देम बाय देयर राइवल्स। वहां पर एक बम गिरा दिया गया उस जेल के अंदर, जो कि उनके जो कि राइवल्स थे उन्होंने, एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ द गोपाल एंड इंजरीज द चंद्रा। गोपाल का तो बेटा डेथ हो गया और चंद्रा जो है बेटा उसका क्या हो गया, उसको इंजरी हो गई। द विक्टिम वर हैविंग
प्रीवियस नॉलेज ऑफ द impending अटैक, दोनों को ही पता था कि उन पर अटैक होने वाला है, ठीक है जी, विच दे कन्वे टू द अथॉरिटीज, उन्होंने कन्वे भी किया कि भाई ऐसा अटैक होने वाला है हम पर, बट नो एडिशनल सिक्योरिटी वॉज प्रोवाइडेड टू देम, बट उन्हें कोई एडिशनल सिक्योरिटी में प्रोवाइड नहीं किया. ऑन द कंट्रारी, देयर वॉज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस सिंस देयर वॉज अ ग्रेट relaxation in the number of policemen who were to guard the jail on that fateful day. Thus, on the ground of the negligence, a suit was filed Chandra against the government. Thus, the suit will. I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा. पुलिस कस्टडी, पुलिस जेल, ये गवर्नमेंट का क्या है बेटा? सॉवरेन फंक्शन. क्या आपने अपने लिए, आपने किसी के लिए स्पेशली को जेल बना रखा है? नहीं ना. क्या आप यहां पर कानून व्यवस्था के लिए, जी हां, जेल, क्या पुलिस, आपने क्या पुलिस अपना डिपार्टमेंट सेपरेट बना के? नहीं, ये सिर्फ कौन कर सकता है? स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कर सकती है. गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन कर सकती है. तो इस क्वेश्चन में मैं पहले कह दूं कि बेटा सक्सेड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन कर रही है, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल में लिखा हुआ ये बात. The state can claim immunity, जी हाँ, immunity from the tortious liability only if the case of the sovereign function, otherwise not. Now, succeed because there was a gross negligence on the part of the state? No. Fail because maintain jail facility as a part of the sovereign function? The right answer is B. जी हाँ. C, succeed because नहीं. Fail because the state cannot have the responsibility in any way if possible. People lose life because of their personal liability. यार ये तो बिल्कुल नहीं है यार. रीड जरूर करना. ऑप्शन डी बड़ा अच्छा है. अगर लोग अपनी पर्सनल लाइबिलिटी समझो यार, अगर लोग अपनी पर्सनल, है ना, लाइबिलिटी की वजह से, अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से मर जाता है, तो सरकार क्या करेगी इसमें यार? ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, फनी है यार. आर्टिकल 19, बेटा आर्टिकल 19 कहता है अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज प्रोवाइड द स्टेट शैल इंक्लूड्स. इंक्लूड का मतलब डेफिनेशन दे रहा है. इंक्लूड कैसी डेफिनेशन है बेटा? कैसी है? जहां बात कर रहा है बेटा स्टेट इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूड्स, इनके अलावा भी हो सकता है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर रहा है. द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, एंड फिर बोलता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. समझना बेटा, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है जी, ठीक है. तो ये लीगल, ये आर्टिकल 12 के अंदर बता रखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसे स्टेट मानेंगे. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, उसको भी हम स्टेट बोलेंगे. ऑलराइट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जो कि इंडियन टेरिटरी में हो, इंडियन टेरिटरी में हो, और कंट्रोल किसके अंदर हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. उन सबको हम स्टेट मानेंगे. ठीक है जी, मान लेंगे. फैक्चुअल सिचुएशन बताओ क्या कह रहा है. मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद oil and natural gas ONGC. He faces discrimination at work at the hands of the management and thinks that his right to equality is violated. He contemplates moving a writ petition against the ONGC, but his colleague suggests that Mr. Arvind will not succeed because ONGC is not a state. ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, ये किसके कंट्रोल में आता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जी हाँ, इसमें जो स्टेक है ना, स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग 60% है. आप कहेंगे सर हमें क्या पता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं भी एग्जाम में थोड़ा देगा, नहीं दे रहा 60%, आप पता लाएंगे. बट अ वर्ड द कॉर्पोरेशन इज स्टैंड हियर फॉर स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द कॉर्पोरेशन इज कंट्रोल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इफ एनी लोकल अथॉरिटी इज कंट्रोल्ड अंडर द कंट्रोल अंडर होम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो स्टेट. ठीक है, तो ओएनजीसी स्टेट है. हाँ जी, आर्टिकल 12 के हिसाब से. तो कहता है ओएनजीसी इज स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया. आंसर इज ए. यस, ये गलत है. अरविंद विल नॉट सक्सीड बिकॉज अ रिट कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द कंपनी. ऐसा नहीं है. ओएनजीसी इज नॉट स्टेट बिकॉज शेयर एज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए. यस, क्योंकि वो क्या है, देखो बेटा, अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, कॉर्पोरेशन अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ये डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है. लीगल प्रिंसिपल को बार बार पढ़ना है, ध्यान समझना है. ऑलराइट, चलिए लीगल प्रिंसिपल फिर पकड़ते हैं. बहुत सिंपल है, तुम ध्यान से देखने इस बार. वापस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब जेल होना, जेल हो जाना, ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, देखो मैंने कहा था कुछ वर्ड्स आएंगे, ध्यान से पढ़ना उनको. एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस. जी हाँ, बहुत सिंपल है लीगल प्रिंसिपल, बहुत ध्यान समझना. कह रहा है किसी भी इंसान को जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक कि क्या नहीं हो, फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स
मतलब जब तक कि उस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर कोई कानून नहीं है, मौजूदा आज की डेट में कोई कानून नहीं है, तब तक उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए किसी बंदे को कन्विक्ट मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, सुनना आ रहा है? मतलब फिर रीड पढ़ लो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offense, जब तक कि कोई पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस नहीं है अंडर द लॉ। मतलब किसी एक्ट की वायलेशन जब भी वायलेशन मानी जाएगी जब वहां पर कोई लॉ हो। मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आज से कुछ टाइम पहले क्रैकर्स, आप मार्केट से क्रैकर्स खरीदते थे और उन्हें अपने गली मोहल्ले में इस्तेमाल करते थे, फोड़ते थे, याद रखिएगा, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आज की डेट में आप क्रैकर्स यूज करते हैं तो बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर देगा। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। क्या घूमना फिरना मना है? आपको आजादी है, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कोविड-19 के दौर में इमरजेंसी जब इंपोज किया गया तो उस दौर में आपको मना किया गया, मतलब जब पहले नहीं था। क्या मास्क पहनना मैंडेटरी है? जी हाँ, क्या मास्क पहनना मैंडेटरी है? सर जब तक कोविड है तब तक मैंडेटरी है, अगर नहीं पहनोगे तो लॉ है, 1000 रुपीज का फाइन लग जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है तुमको बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ये पहले था? ऐसा नहीं था ना। तो लोग, क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि बेटा तुमने तो पहले से मास्क नहीं पहना है? नहीं, जब तक उस पर कोई लॉ नहीं हो। अगर कोई लॉ होगा और वो एक्ट आपने किया और उस एक्ट को करने से आपने उस लॉ की वायलेशन करी तभी पनिशमेंट है, अदरवाइज पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिएगा आपने पहले मास्क नहीं पहना लेकिन लॉ आया आज की डेट में कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, आपने पहले नहीं पहना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पे लॉ लग जाएगा कि आपने पहले मास्क नहीं पहना था इसलिए आप पे लॉ अप्लाई हो गया। नहीं 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 नहीं, आज अगर आपने नहीं पहना है और आज की डेट से वो लॉ है तो उसकी वायलेशन मान जाएगी। अगर कोई एक्ट आपने लॉ के आने से पहले किया हुआ है तो उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्या? वायलेशन ऑफ लॉ। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है अगर ये पॉइंट पकड़ में आया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, यहां चाहे तो उसे पॉज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, इसका आंसर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक बार पॉज करके उसे देखिएगा। हेल्प बिकॉज ऑफ रेसिड अब्यूज वाज नॉट परमिसिबल, रेसिस अब्यूज वर्ड लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, रेसिस। रेसिस आप जानते हैं ना, रेसिस किसी को जाति के ऊपर गाली देना, मतलब मैं यूज नहीं कर सकता भैया, पता नहीं लगा मेरे पे कोई केस कर दे। मतलब किसी छोटी कास्ट के इंसान को उसकी उसकी कास्ट का नाम लेके उसे गालियां, उसे बदतमीजी करना, उसको अब्यूज करना, रेसिस्ट। ठीक है, रेसिस्ट। तो क्लासमेट एप्लीकेशन इज फेल। देखो यहाँ पे है ना एक्चुअली केस क्या है बेटा कि एक मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ फटाफट से कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसने किसी दूसरे पर्सन को उसकी उसे रेसिस किया है, जी हाँ रेसिस अब्यूज किया, उसको गाली दी है उसकी जाति को लेकर। ठीक है, उसकी कास्ट को लेकर उसे गाली दी है, नीची कास्ट को लेकर गाली दी है। अभी ऊंची नीची कास्ट मुझे पता नहीं क्या होती है, बट मैं बताने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे जो बोला गया। ठीक है, रेसिस किया है। ठीक है, और उस टाइम कोई लॉ था नहीं उसके ऊपर, बट लेटर ऑन क्या हुआ, फिर भी उस लड़की ने उससे गलती माफी मांग ली, आई एम सॉरी यार, मेरे को तुमको तुम्हारा कास्ट को लेके आई मीन रेसिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक कानून बना कि अगर आप ऐसे रेसिस्ट अब्यूज करते हैं, किसी को उसकी जाति के ऊपर गाली देते हैं तो आपको जेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उस आदमी को, इंसान को लगा, क्लासमेट को, क्यों ना एक काम करता हूं मैं इस पर केस करता हूं, तो क्या वो केस करेगा, वो सक्सीड हो पाएगा? अब बोलो बेटा। ए, फेल abuse racist was not punishable when it was false। the right answer is A। क्यों है, कैसे लिए, एक बार आप देखिएगा, हमने आपको पूरा बता दिया अभी। सक्सेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं आएगा, बिकॉज फेल बिकॉज इट वाज नो सीरियस ऑफेंस, नहीं ये भी नहीं आएगा। बट देखो ना, जब कमिट किया था ना उसे क्राइम ऑफेंस, तब वो बेटा उस टाइम लॉ थोड़ी ना था, ये पनिशेबल नहीं था, ये बाद में पनिशेबल हुआ है। तो ये जब किया था तो फेल, इसलिए जो क्लासमेट एप्लीकेशन विल फेल बिकॉज रेसिस्ट अब्यूज वाज नॉट पनिशेबल व्हेन इट वाज हर्ड, मतलब व्हेन इट वाज कमिटेड, जब उसने उसको छाला था, जाति को लेके शब्द उछालना, गंदे उसके अब्यूज करना उसको लेके। ठीक है, ऑलराइट सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बेटा सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। लॉ मतलब ऑफेंस कमिट करते वक्त, द ऑफेंस, एक बार बता दूं बेटा, ऑफेंस जब कमिट किया गया था उस टाइम जो पेनल्टी लगी थी वही पेनल्टी इंपोज की गई जब कमिट हुआ था। ऑफेंस कमिट हुआ था ना, उस टाइम पर जो पेनल्टी थी वही लगेगी। ऐसा नहीं चाहिए ऑफिस कमिट किया और पता लगा 1 साल केस चला, 1 साल केस चलने के बाद में, अब यहां तो देखो कमिट हुआ, मान लो एग्जांपल पे 2019 में किसी ने ऑफेंस किया,
ठीक है, उस पर केस चला गया। 2020 के अंदर एक जजमेंट आया कि वो एक नया लॉ आया कि ये जो ऑफेंस इसने किया है ना 19 में, अब नया लॉ का आया है 2020 में कि अब इस लॉ इस ऑफेंस पे आज से 1 लाख पेनल्टी होगी, है ना, या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, जिंदगी भर जेल। और इस अमेंडमेंट से पहले जब इसने 2019 में ये वाला ऑफेंस किया था ना, तब सिर्फ थी 5 साल की जेल। तो क्या ऐसा होगा कि जब इसने कमिट किया था उस टाइम 5 साल की जेल थी, आज इसको 2020 के हिसाब से लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाएगी, जिंदगी भर जेल नहीं। आप चेक करेंगे कि ऑफेंस कब कमिट हुआ था, और जब वो कमिट हुआ था उस टाइम लॉ क्या था, वही लॉ एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर है। फेल बिकॉज द पनिशमेंट फॉर चीटिंग वाज इंक्रीज्ड और लाइफ पेनल्टी बिकॉज बिफोर ट्रायल बिगिन। He will succeed because the punishment for cheating was not life imprisonment when it was committed. Failed because the law doesn't provide for such privileges. Succeed only if he is able to do. Right answer is B. B क्यों है बेटा, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, आप जरूर उसको देखिएगा एक बार। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछना, मुझसे पूछना, पॉज करके रोक लेना और देखना जरूर उसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लीगल प्रिंसिपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट, प्रिंसिपल देखो लीगल प्रिंसिपल, कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही कर दे? सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? बेटा जनरली बता दूं आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने के लिए भले ही, लेकिन सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। क्या सर? सॉवरेन, नाम याद कर लीजिएगा, सॉवरेन, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने कर रहा हूं। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेक्युलर। हाँ अरे यार सेक्युलर कैसे भूल गए, यहाँ तो सबसे ज्यादा सारे धर्म एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, सेक्युलर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ऐसा हमारा भारतीय संविधान मानता है और ऐसा हमें मानना भी चाहिए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलीव्स दैट कि यू नो व्हाट, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सोशलिस्ट है, ऑलराइट, सॉवरेन है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, आजादी है आदमी को ना, ऑलराइट, रिपब्लिक है एंड डेमोक्रेटिक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्लियर एकदम। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वापस बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट हो सकता है प्रोवाइडेड उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। मतलब ये 4 बातें जो मैंने बोली आपको, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, इस ऐसे फैक्टर्स नहीं आने चाहिए इनको, इनमें क्या नहीं हो सकता अमेंडमेंट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सीरीज में आपको और डिटेल में समझाऊंगा इसको। इंडिया गवर्नमेंट में पास है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है जी, विच हैज इफेक्ट ऑफ कर्विंग, ओहो, इफेक्ट ऑफ कर्विंग, कर्विंग मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करना बेटा, कंट्रोल, कर्विंग मतलब कंट्रोल द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अरे नहीं हो सकता सर, अगर कंट्री के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, याद रखना इंडिया की अगर कंट्री की इंडिपेंडेंस ही जुडिशरी खत्म हो जाएगी, बहुत भयंकर केस इसमें डिस्कस किए हैं जी हाँ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जैसे केसेस को लेकर डिस्कस किया हुआ, इंदिरा गांधी के केसेस को डिस्कस किया हुआ है, जहां अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिस्कस किया हुआ है। जी हाँ, तो अमेंडेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थी, बट प्रोवाइडेड दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट। अब बेटा अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ही कंट्रोल कर लिया जाएगा, सोचो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ही, मतलब जजमेंट देने वाली अथॉरिटी वो जजमेंट क्या देगी क्या नहीं देगी, अगर ये भी सरकार डिसाइड करेगी तो सोचने वाली बात है, क्या इंडियन सॉवरेन कंट्री कहलाएगा? सोच के देखिएगा, क्या इंडियन सॉवरेन कंट्री कहलाएगा? आंसर इज नो। ऑलराइट, तो यही बात पकड़ में आ गई एक तो तुम्हें। द एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया बाय द ग्रुप ऑफ एनजीओज एंड द पब्लिक spirited individuals as being violative of constitution. The challenge will, अब बेटा देखो क्विज देखते हैं क्या क्या अपने ग्राउंड्स मिले। चैलेंज का क्या होगा? Succeed because any amendment that compromises the independence of the judiciary of unconstitutional. The challenge, कौन ने चैलेंज किया बेटा? एनजीओज ने, एनजीओज ने चैलेंज किया है। क्या एनजीओ का चैलेंज सक्सेस होगा? सक्सेस बिकॉज एनी अमेंडमेंट टू द compromises that independence of the judiciary is unconstitutional. Fail because of the parliament has unlimited power, नहीं। Succeed because the amendment was not brought to the parliament, नहीं, ये भी नहीं है। And fail because the Supreme Court cannot sit in a judgment, अरे यार ये थोड़ी ना यार। Right answer is A, पहले ही पकड़ में आ रहा है, तुम ध्यान से कर बेटा, प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल को ढंग से देखो। प्रिंसिपल कैन अमेंड, parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights, but parliament cannot alter the basic structure.
बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकता ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी कंट्री की ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्लियर हो रहा है? तो यहां एक बात पकड़ में आया बेटा, द राइट आंसर इज ए। कंफ्यूज हो फिर पूछना कमेंट बॉक्स में चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर। नॉन जस्टिफाइबल नेचर मतलब होता है बेटा, ध्यान सुनना, देखो नॉन जस्टिफाइबल मतलब होता है जहां पर नॉट डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जी हां, मतलब अगर स्टेट क्या करता है, कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए स्टेप्स ले सकता है, ठीक है। और वो कंट्री के सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स से जो स्टेप लेगा वो कोर्ट में उसको डिसाइड नहीं करा जाएगा। मतलब उसके लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार जो है, स्टेट जो है, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है। उससे कोई लॉ होने का मींस उसको डिसाइड कोर्ट ऑफ लॉ नहीं करेगा। ऑलराइट, सो नाउ डिस्कस द फैक्चुअल प्रॉब्लम। मिसेस सुमित वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउस, ठीक है। वो उनका एक काम था, वो क्या गायों को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, मतलब कि भैया उनका साथ कुछ ना हो गायों के साथ में। He has come to the know। फिर बोल रहा हूं इमोशनल मत हो जाना, लीगल रीजनिंग सॉल्व करते वक्त इमोशनल मत हो जाना कि गांव का नाम आया और इमोशनल हो जाओगे, नहीं। now he has come to the know that in the some of the states slaughtering मतलब काउ को काटना, गाय काटना, ठीक है, slaughtering of cows is permissible under the law। He also knows that one of the directive principle of state policy calls upon the state to prohibit cow slaughter। मतलब कुछ स्टेट्स की जो याद रखिएगा जो है मना करती है, कुछ स्टेट्स में उस लॉ को परमिट किया गया है। Now, based on this, Sumit approaches the Supreme Court of India for getting the directions to the states to enact anti-cow slaughtering law। अब उसने पहुंच के सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टेट में गांव को काटना अलाउड है, कुछ में स्टेट में नहीं है। इन दैट केस आप एक ऐसा लॉ बनाइएगा जो क्या नहीं करे, लॉ हो, एंटी काउ स्लॉटिंग लॉ हो, ठीक है। आपको मैंने पहले बता दिया ये कैसी है, नॉन जस्टिफाइबल नेचर, मतलब इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द लॉ। एनीवेज, तो क्या वो सक्सीड होंगे? हिज पिटीशन विल सक्सीड बिकॉज़ द डीएसपीबी क्लियरली सेज दैट द स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट काउ स्लॉटर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, किसी एक का काम बोला हुआ है, स्टेट वाइज होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होती है स्टेट वाइज, ठीक है। ये स्टेट पॉलिसी का मतलब हर एक स्टेट, हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य को सोशली और इकोनॉमिकली अच्छा और इंप्रूव करना। ऑलराइट, फेल बिकॉज डीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ। ये लो बेटा, पहली बात यही खत्म हो गई। क्या है? आर नॉट जस्टिफाइबल नेचर। सो द राइट आंसर इज बी, because DSPC cannot be enforced by the courts। Succeed because the law is contravention of DSPC and constitution, नहीं आएगा। Fail because only a section of the Indian population, ये भी नहीं है। The right answer is B। Alright, देखो बेटा मैंने पहले बताया आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से करते हैं, देखो आओ। In the right of all citizens to practice any profession or to carry any ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज अ फंडामेंटल राइट। अरे यार करा चुका हूं यार, तो अभी कराए थे यार। आपको बेटा क्या करना है समझो, मैं आपको क्लियर करता हूं, सुनो मेरी बात, फटाफट सुनो बेटा एक बार। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन आने का मतलब ही है कि यहां बुद्धि पे जोर पड़े और हम बेटा हमारी इंटेलेक्चुअल जो है ना, हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो सके, ज्यादा इफेक्टिवली हम समझ सकें, एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो। जब किसी चीज को सॉल्व करने के लिए ब्रेन बहुत बहुत पीसफुली, बहुत कंसंट्रेट होकर सोचता है, एनालिसिस करता है, क्या देखिएगा इससे हमारी माइंड की पावर इंक्रीज होती है। इसलिए लीगल रीजनिंग क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहली बात, इमोशनल ट्रैप, मतलब माइंड में बार बार आता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसे हटा दीजिएगा, या उसका अप्लाई नहीं करना है। क्या अप्लाई करना है? लीगल प्रिंसिपल को ध्यान से बार बार पढ़ना है, समझना है, फिर फैक्चुअल सिचुएशन में जाना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, मैंने अभी जो बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको आंसर करना है बेटा, याद रखिएगा। आने वाली सीरीज में इसका आंसर पूछने वाला हूं आपसे, या कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर करके बताएंगे मेरे को आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। जी हाँ, 24 का प्रिंसिपल आपके सामने अवेलेबल है। प्रिंसिपल इसका मैंने दिखा दिया आपको। द राइट ऑफ ऑल सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस है फंडामेंटल राइट। फैक्चुअल सिचुएशन आपके सामने दे रखी है, इसको रीड कीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट बॉक्स पूछेगा। चलिए मजा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तैयार हो जाएगा और फटाफट सब्सक्राइब करो यार। ऑलराइट, और टेस्ट इसलिए रेडी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।